नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट हमारे लगातार चल रहे हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट हम देख रहे थे और शुरू करते हैं आज का ये मॉक जो कि 100 MCQs के साथ है। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो MCQs है वो दिए हुए हैं। शुरू करते हैं। अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि BPSC के प्रीलिम्स के उद्देश्य से ही चलाया जा रहा है। कम समय में सीमित स्टडी मटेरियल और परफेक्ट गाइडेंस के साथ आप अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, पहली बाधा को पार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा को कब लागू किया गया था? इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है वो आपको बताना है। कब की गई थी वो नहीं देखना है। तो देखिए इसमें 1910 दिया है, 1911 दिया है, 12 दिया है और 13 दिया है। करेक्ट आंसर इसका 1912 होगा। 1912 में ये घोषणा लागू की जाती है और उसके बाद बंग भंग का जो आगे का उसे जोड़ने का काम है वो शुरू होता है। हालांकि बंगाल जुड़ नहीं पाता, उसके बाद भी इसके टुकड़े होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की थी ये आपको बताना है। तो पहली बार वो आता है तो अच्छा खासा इसे मुनाफा होता है, यहाँ से कच्चा माल ले जाता है। जब दोबारा आता है तो ये एक मंशा के साथ आता है कि यहाँ शासन करना है ताकि यहाँ के संसाधनों का हम एकाधिकार के साथ इस्तेमाल कर सके। तो बताइए ये समय कौन सा है? और ये जो समय है ना ये 1502 का है। वास्को डी गामा एक बार फिर से भारत की ओर लौटता है और उसके इरादे अच्छे नहीं रहते। इसके बाद अगले ही साल यानी 1503 में आप देखते हैं कि कोचीन में ये फैक्ट्री लगा लेते हैं, फिर गवर्नर वगैरह अपॉइंट करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध अवधि सत्र, कांग्रेस का जो अवधि सत्र हुआ था 1955 वाला, उसमें अध्यक्ष था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय, आपको ये बताना है। तो चित्तरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ढेबर थे या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन थे? ध्यान से अगर देखें तो इसमें UN ढेबर वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। वो 1955 वाला जो सत्र था ये अवधि सत्र कहा जाता है, तो इसमें ये अध्यक्ष थे। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लाया गया था? और इसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना था, उसे इंट्रोड्यूस करना था। अब बताइए ये कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1919 है, या काउंसिल एक्ट है 1909 का, या फिर 1858 का जो 1857 के रिवॉल्ट के ठीक बाद आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बताइए इसमें से कौन सा है? और ये जो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 1919 का जो अधिनियम आता है ना, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो उसमें ये प्रावधान रहता है कि धीरे धीरे करके भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हम स्थापना करेंगे और उसकी समीक्षा के लिए बाद में साइमन कमीशन का भी गठन किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है आपको ये बताना है। तो सविनय अवज्ञा है, असहयोग है, चंपारण है, काकोरी है, आप बताइए। आप जानते हैं कि गांधी जी अहिंसावादी थे, कट्टर अहिंसा के समर्थक थे और इसीलिए काकोरी कांड से उनका कोई संबंध नहीं है, वो क्रांतिकारियों का विरोध करते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ सभा दी हुई है और स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है आप बताइए। तो देखिए आत्मीय सभा का दिया है 1815, ब्रह्म समाज का 1818, ध्यान से देखें। रामकृष्ण मिशन का दिया है 1897 और आर्य समाज का दिया है 1875। अब बताइए कि गलत कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, गलत पूछ रहा है। तो गलत इसमें ब्रह्म समाज वाला है। 1828 में उसकी स्थापना होती है, न कि 1818 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो बी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है और कहा जा रहा है कि बताइए कि ये किस उग्रवादी नेता, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है उनमें से किसका कथन है। तो यहाँ पर सारे उग्रवादियों के ही नाम दिए हैं, मतलब गरम दल वाले हैं। लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लाल बाल पाल, और इसके अलावा अरविंद घोष हैं। अब बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि शेर पंजाब ये लाला लाजपत राय का एक उपनाम था, उनकी उपाधि थी और इन्हें एक और नाम से जाना जाता था। तो शेर पंजाब, उसी को थोड़ा सा आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए तो पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी भी उनको कहा जाता था। वही बात है, केसरी मतलब शेर होता है। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन कौन सी किताब में किया गया था।
मतलब किताब का नाम आपसे पूछ रहा है लेकिन लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो सतर्क रहें। फिलहाल इसमें से करेक्ट आंसर हमारा वंदे मातरम हो जाएगा। और वंदे मातरम के लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे, जिसमें कि इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। बाकी हिंद स्वराज को आप देखते हैं कि वो गांधी जी की किताब है, और इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद की किताब है। टेररिस्ट नाम की जो पुस्तक है वो दिलीप मुखर्जी ने लिखी। इसके बाद 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराने वाला कौन था? समझौता होता है तो ये समझौता किसके माध्यम से, किसके मार्फत से किया जाता है? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारे विकल्प जो है वो मैच करते हैं, और इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से ज़्यादा वाला जो ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। और हाँ, इसका मदन मोहन मालवीय जो है वो विरोध कर रहे थे। बाद में ये जो लखनऊ पैक्ट होता है इसमें 19 सूत्रीय ज्ञापन पत्र इत्यादि तैयार होता है। उसके बाद चीज़ें सही तरीके से चलने लगती कुछ समय के लिए। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मद्रास महाजन सभा किसके द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? यानी जो संस्थापक हैं उनके नाम भी इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें राघवाचारी का नाम दिया है, आनंद चार्लू है, सुब्रमण्यम अय्यर है और रानाडे है, महादेव गोविंद रानाडे। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो एमजी रानाडे इससे बाहर है, बाकी जितने हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये तीनों जो है ना संस्थापक थे। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 1857 के जो विद्रोह का पूरा क्रम चला था उसमें केंद्र थे अलग अलग जगह से विद्रोह की ज्वाला भड़की थी। तो आपको इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कहाँ चिंगारी भड़कती है, कहाँ पर बाद में इसमें होती है। तो आप देखें, मेरठ दिया है, दिल्ली दिया है, कानपुर दिया है और झांसी दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम सही रहेगा। कोड भी दे रखे हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही व्यवस्थित है। सबसे पहले मेरठ में होता है, उसके बाद फिर दिल्ली में पहुंचता है, फिर जाकर कानपुर और झांसी में जाता है। तो ए वाला ऑप्शन हमने चुन लिया। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित किया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन है, सूरत वाला है, बनारस वाला है, डेट भी साथ में आप देखते चले, या फिर मद्रास अधिवेशन है। प्रश्न संख्या 13 को आप देख रहे हैं। और दोस्तों, स्वदेशी का प्रस्ताव जो कि कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है, ये समय था 1906 का। बंग भंग अभी हाल फिलहाल में हुआ था और लोगों के दिमाग में ज्वाला भड़की हुई थी, लोग गुस्से में थे। तो ये 1906 का था। लोग कहे कि स्वदेशी अपनाएंगे, कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार किया। 14वें प्रश्न को देखें। ये थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पीछे चला आया है, हालांकि आधुनिक समय शुरुआत काफ़ी पीछे से होती है। फिलहाल शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, बीजापुर में हुआ था कि राजस्थान मतलब जयपुर में हुआ था? तो डी वाला ऑप्शन तो वैसे भी निकम्मा है। बाकी जो 3 है उसमें आप देखकर बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी होगा। रायगढ़ का दुर्ग रहता है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी मतलब छत्रपति की उपाधि ये धारण करते हैं शिवाजी महाराज। ये मराठा सेनानी और मराठा राज शासक तो रहते ही हैं, मराठा शक्ति को ये नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर छत्रपति की उपाधि देने वाले जो थे वो काशी के एक पंडित थे, गंगा भट्ट। वो राज्याभिषेक में हिस्सा लेते हैं और वही इसको करवाते हैं। तो 1674 की ये बात है। रायगढ़ की यहाँ पे स्थिति आप देखें। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ये आपको बता दिया गया, ये ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि यहाँ से भी पूछ लिया जाए। अब पूछा ये जा रहा है कि डचों ने बंगाल में पहली कंपनी या पहली फैक्ट्री 1627 में स्थापित की थी। वो डेट भी आपको बता दी गई, लेकिन कहाँ पर की थी ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, डचों ने ये फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? बंगाल में तो लगाई थी, लेकिन जगह कौन सी थी? और इसमें से जो राइट आंसर है वो पीपली होगा। पीपली नाम की जो जगह है वहाँ पे। 16वें प्रश्न को देखिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सहायक संधि होती है, ऐसा दिया है। कार्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त होता है। एलन बरो के समय में अवध का विलय हो जाता है और हेस्टिंग्स के समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ा रहता है। तो अब बताइए कि गलत कौन सा है? तो गलत इसमें कई सारे हैं और इसीलिए इसमें हम ई वाले ऑप्शन को चुनेंगे, जो कि हमेशा काम देता है मुसीबत के समय। देखिए, लॉर्ड वेलेजली जो है वो सब्सिडरी अलायंस के लिए जाना जाता है। विस्तारवादी नीति इसकी थी। 2 ही तो विस्तारक ब्रिटिश साम्राज्य में हमें दिखाई देते हैं, बाकी तो शासन करते हैं, लेकिन ये दोनों फैलाते हैं साम्राज्य को। एक तो वेलेजली का नाम आता है, दूसरा डलहौजी का आता है। फिलहाल वेलेजली के समय में सहायक संधि होती है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? डलहौजी दे रखा है उल्टा सीधा। और अवध का विलय होता है डलहौजी के समय में। और कैसे? तो कुशासन का आरोप लगा के वहाँ शासन अच्छा नहीं चल रहा है। और एलन बरो के समय में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय होता है। ये सब काम होते हैं, तो ई वाला ऑप्शन चुनने में ही बुद्धिमानी। 17वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर जैसी अच्छी दिमाग खुश करने वाली जो उपाधियां हैं वो देने का काम शुरू किया गया। तो ये सब झुंझुने थे, जैसे लॉलीपॉप थमा दीजिए और राजा खुश हो जाए, वही हाल था। और राजा या रजवाड़े जो थे उनकी भी समस्या ये थी कि उनकी आपस में पटती नहीं थी।
एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो आपस में लड़कर ये मदद मांगने अंग्रेज़ों के पास पहुंचते थे और अंग्रेज़ इसका खूब फायदा उठाते थे। तो आप देखकर बताएं कि ये कौन वाले वायसराय के समय में होता है। और 17वां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा लिटन के समय में होता है। लॉर्ड लिटन के समय में ये उपाधियां देने का काम शुरू होता है। 18वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है उसके सिद्धांत के बारे में जाना जाता है। मतलब ये किताब किसने लिखी थी जिसमें कि ये सिद्धांत दिया हुआ था, बताइए। लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। उससे पहले वो इससे मतलब इससे अवेयर नहीं थे। वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे जरूर थे लेकिन उन्हें इस स्थिति का पता नहीं था। जब उन्हें मालूम होता है कि नील किसानों की स्थिति बहुत खराब है, 3 कठिया प्रथा उन्हें जानलेवा साबित हो रही है, तो वो वहाँ पे जाते हैं, सुधार करते हैं। हालांकि सिर्फ अकेले वो नहीं थे, वहाँ स्थानीय स्तर पर बहुत सारे नेता थे। तो बताइए कौन सा अधिवेशन था। ये लखनऊ अधिवेशन था और ये होता है 1916 में और ये कई खास बातों के लिए जाना जाता है, तो इसे आप कायदे से देख लीजिएगा। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखें। सिख धर्म को, सिखों को उग्रवादी बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो सिख जो है बड़े शांति प्रिय थे शुरुआत में, सामर्थ्य इनके पास तब भी था, ये बेजोड़ साहसी हुआ करते थे, लेकिन इस तरह का लड़ाकू पद्धति इनके अंदर नहीं थी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, इनके धर्म के साथ, इनके अस्मिता के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से इन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। तो अब बताएं कि ये कौन से सिख गुरु थे। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें होगा गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नहीं, हरगोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसी काम को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। हंटर कमीशन के बारे में कहा जा रहा है, 1882-83 की बात है, सही कथन आपको चुनना है। तो वुड डिस्पैच जो सिद्धांत आया था उसके बाद से प्राथमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था, या कृषि संस्थान स्थापित करने के लिए आया था पूसा में, या विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आया था, या बेथुन कॉलेज की स्थापना के लिए आया था। बताइए हंटर कमीशन को क्यों गठित किया गया था। तो बेशक ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुनेंगे। जो वुड डिस्पैच आता है उसके बाद शिक्षा में क्या प्रगति हुई है, क्या सुधार की आवश्यकता है, ये सब इवैल्यूएशन करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन हमने चुना। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 22वां, और इसमें पूछा जा रहा है कि सहायक गठबंधन संधि जो थी, सब्सिडियरी अलायंस, उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था। तो जो सबसे ज़्यादा परेशान होगा वही हस्ताक्षर पहले करेगा, नहीं तो कौन अपने विदेशी मामलों को अंग्रेज़ों को हस्तगत करना चाहेगा। तो ये काम पहले किसने किया था, ये हैदराबाद के निजामों का काम था। हैदराबाद के निजाम जो है वो मराठों से इस कदर डरे हुए थे कि वो अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर है उसको आप संभालिए, हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमें मराठों से बचाइए। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 1919 का जो अधिनियम है ये भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल तैयार करके सरकार ने भेज दिया था। तो अब इसमें आप देखकर बताएं ये कथन किसका है। तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है या फिर सुभाष चंद्र बोस का है, बताइए। बाकी महात्मा गांधी और बीडी सावरकर का ये कथन नहीं है, वो आप भी समझ सकते हैं। तो 23वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर, इसमें एलिमिनेशन अगर आप लगाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिलहाल सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है, वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि ये 1919 का अधिनियम जो है ये अंग्रेजों की लंबी शासन करने की मंशा को दिखा रहा है, ये इतनी जल्दी खिसकने वाले नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये बेड़ियों का एक नया जाल है, इससे बच के रहिए। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें जो कि है 24वां। 15 अगस्त 1906 की बात है, ये 1947 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 1906 की ये बात है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अब ये बताइए कि किसके द्वारा की गई, मतलब कौन से महापुरुष ने इसको स्थापित किया था। इनका नाम था गुरुदास बनर्जी। यहाँ आप देख रहे हैं गुरुदास बनर्जी, ये बंगाली थे। कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन होता है 16 नवंबर 1905 में, और उसके बाद 1906 में 15 अगस्त की तारीख में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। इसके बाद 25वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संस्थान दिया है, स्थापना वर्ष दिया है, सही कौन सा है आप बताइए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया जाता है 1880 में। बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो स्थापित किया जाता है 1791 में। कलकत्ता का जो मदरसा है वो 1781 का है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना होती है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1906 में, ऐसा दिया हुआ है। सही कौन सा है आप बताइए। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए तो कई सारे जो हैं वो ठीक दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना था, और कुछ जो है वो गलत भी दिए हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, पहले ई को चुन लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना का समय है वो 1800 है। अब यहाँ पे क्या दिया है, 1880 दिया है।
और लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली इसके द्वारा ये स्थापना की जाती है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 की है, जोनाथन डंकन करते हैं, ये आप जानते हैं, तो ये ठीक दिया है। उसके बाद कलकत्ता मदरसा वाला जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स स्थापित करता है, 1781 की बात है, तो ये दोनों ठीक है। अब नीचे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आप भी जानते हैं कि 1916 का है, 1906 का नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। तो इसमें से 2 गलत और 2 सही, इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखिए। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में कौन से वर्ष में की थी? और जब वर्नाक्युलर एक्ट लागू होता है और जो स्वदेशी भाषा के समाचार पत्र हैं उन पे कुठाराघात किया जाने लगता है, तो रातों रात ये अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, सिर्फ जो समाचार पत्र है उसके अस्तित्व को बचाने के लिए। तो आप देखें 1862, 1868, 1879 और 80 दे रखा है। कौन से वर्ष में होती है? कलकत्ता में होती है, वो वेन्यू आपको बता दिया गया। करेक्ट आंसर इसका 1868 हो जाएगा। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। 27वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। तो आपको यहाँ पर जो सन है ना वो बता दिया गया है। अब बताइए कि ये कौन वाला अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसमें आपको स्थान और अध्यक्ष का नाम बताना है। तो रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे, और ये कलकत्ता अधिवेशन था। कलकत्ता में कई बार अधिवेशन हुआ है और उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन। 28वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन था उसके अध्यक्ष की कमान को संभाला था, और ये जो सत्र है या अधिवेशन का स्थान है वो कहाँ पर था, मतलब आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसमें आप देखें आचार्य JB कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया, यही 2 जने विकल्प में हैं और बाकी स्थान दिया है जयपुर, मेरठ। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये 1946 में होता है आज़ादी से पहले का अंतिम वाला, और आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। मेरठ में ये होता है, तो इसका वेन्यू है मेरठ, और इसमें से करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, इसे हमने चुना। इसके बाद 29वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान मराठा संघ का विघटन कर दिया जाता है, मराठा संघ को तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो ये समय किसका रहता है? ये दौर था 1813 से लेकर 1823 का, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला समय किसका है? इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर था, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। ये भी हमेशा दिमाग में रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों में फर्क है। प्रश्न संख्या 30। सिंध को 1843 में विलय कर लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, तो 1843 की तारीख आप याद रखेंगे। अब ये बताइए कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय? ये लॉर्ड ऑकलैंड था, मेटकॉफ था, या हार्डिंग फर्स्ट था, या एलन बरो था। इसमें 4 जने का नाम दिया है, और करेक्ट आंसर इसका आप देखें जो सिंध विलय है वो 1843 का है। तो अगर आपको इनका टाइम पीरियड मालूम है कि कितने समय से कितने समय तक किसने सर्विस दी थी, तो आप आराम से कर सकते हैं। और एलन बरो का जो कार्यकाल है आप ध्यान से देखें तो 1842 से लेकर 1844 का है, तो ये उसी का समय था। इसके बाद 31वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, और एक जगह और है जो कि आपको बतानी है, वहाँ पे कितने मील लंबी, ध्यान दीजिएगा ये लंबाई मील में है, तो मील मतलब कितने मील लंबी टेलीग्राफ लाइनों को एक दूसरे के द्वारा जोड़ा गया था संचार प्रसारण के लिए। तो बताएं इसमें कौन सा होगा? बंगाल और 4000 होगा या 40,000 मील लंबी थी? कौन सा होगा इसमें से? तो कलकत्ता जब इसमें पहले दे ही दिया है तो बंगाल तो होने से रहा, क्योंकि बंगाल यानी कलकत्ता, वो बात एक ही हो जाएगी, प्रदेश और एक स्थान, एक शहर का नाम। तो इसमें से आप देखें जो बाकी विकल्प है, पेशावर बचता है। पेशावर वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं? बी वाला है और डी वाला है, तो कौन सा होगा? 4000 होगा कि 40,000 होगा? अगर आप इसमें छांटने वाला तरीका आजमाएं तो काम आसान हो सकता है। और ये जो 31वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर, ये टेलीग्राफ लाइन बिछाने का काम किसके समय में होता है? डलहौजी के समय में, और ये समय था 1848 से लेकर 1856। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और पेशावर, ये जो 4 जगहें हैं, यहाँ पे 4000 मील लंबी जो टेलीग्राफ लाइनें हैं उनके द्वारा इन्हें कनेक्ट किया जाता है ताकि अंग्रेजों को सारी सूचनाएं समय से मिलती रहे। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 32वें को देखिए। विषम विकल्प का आपको चयन करना है। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित होता है और ये समय था 1878 का। राजकीय उपाधि अधिनियम है 1878, वर्नाक्यूलर वाला भी 1878, और शस्त्र अधिनियम जो है आर्म्स एक्ट, उसका भी जो समय है वो 1878 है। तो इसमें से ऑड क्या है, यानी इसमें से कोई एक गलत है शायद इसलिए क्योंकि ई वाला ऑप्शन भी मौजूद है, तो कुछ भी स्थिति हो सकती है। अब आप निर्णय लीजिए और बताइए इसमें से उत्तर क्या होगा। तो ये जो 32वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए इसमें बी वाले ऑप्शन को पहले बाहर कर लीजिए, ये अलग है। कैसे अलग है? राजकीय उपाधि अधिनियम का जो समय है वो 1876 है, न कि 78। 76 यहाँ पे होगा,
बाकी जितने हैं वो सब 1878 के हैं, तो उनको भी आप याद रखेंगे। 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कहा गया कि वेयर वॉज द चापेकर ब्रदर्स हैड एसिसिनेटेड ब्रिटिश ऑफिशियल, और इनका नाम था WC रैंड। रैंड के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं, और इनके मिलिट्री एस्कॉर्ट थे लेफ्टिनेंट आयस्टर। तो दोनों जने का ये मर्डर कर देते हैं, जिसे कि वध करना अगर कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा ये हत्या की जाती है, और कहाँ पर की जाती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं, ये ब्रिटिश अधिकारी थे और जैसे ही ये हत्या होती है खलबली मच जाती है। ये समय था 1897 का, जून का महीना चल रहा था, गर्मी वाला। और हरि चापेकर मतलब दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ये दोनों भाई लोग थे, इन्होंने मर्डर किया था। और कहाँ पे किया था? ये पूना में किया गया था, माफ़ कीजिए पुणे में किया गया था, यानी महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र वाला जो ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे। अगर डेट पूछेगा तो डेट आप क्या लगाएंगे? 22 जून 1897। इसके बाद 34वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1917 का है, ऐसा दिया है। रॉलेट एक्ट आता है 1918 में, 1 साल पहले। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जो है ये बाद में आता है। तो इसमें आप देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1917 का, और मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा जो है ये भी 1917 की। आपको देखकर ये मालूम हो जा रहा है कि इसमें 3 तो गलत दिया है। 3 जो चीज़ें हैं मतलब घटनाएं हैं, उनका समय गलत दिया है। कोई एक इसमें से सही है, और सही की तलाश आपको करनी है। तो माउंटेग्यू की जो अगस्त घोषणा आती है वो वाली 1917 की है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं उसमें 1917 में माउंटेग्यू ने घोषणा की थी। बाद में भारत सरकार अधिनियम यानी माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, वो 1919 का है। रॉलेट एक्ट भी 1919 का है, और जलियांवाला तो आप जानते ही हैं 1919 का है। इसके बाद 35वें नंबर के प्रश्न में देखें, SP सिन्हा जो है ये बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो कौन से वायसराय का उस समय शासनकाल रहता है, जरा बताइए। और ये जो समय था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। ये समय क्या है? 1916 से लेकर 1921। और बिहार के राज्यपाल बनने वाले या राज्यपाल बनने वाले ये पहले भारतीय थे, तो ये बड़ी बात है। तो इसमें से आप किसको चुनेंगे? चेम्सफोर्ड को चुनेंगे, और चेम्सफोर्ड यहाँ पे C वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद 36वें प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा समाचार पत्र 1859 में द्वारकानाथ विद्याभूषण के, ध्यान से देखें, द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में शुरू किया गया था। 1859 की तारीख है। कौन सा समाचार पत्र है, देखकर बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सोम प्रकाश, पहला वाला ही सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निर्देशन में और द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में इसको शुरू किया जाता है, और संस्कृत प्रेस के द्वारा प्रकाशित होने वाला यह एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। सप्ताह के मतलब जो वीकली बेसिस है उस पर इसको प्रकाशित किया जाता था। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सोम प्रकाश हो जाएगा। इसके बाद 37वें प्रश्न में कहा गया कि भाई सही विकल्प बताइए कौन सा है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आता है। बाकी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है लॉर्ड कर्जन के ज़माने में, और हिंदू महासभा की स्थापना होती है हार्डिंग सेकंड के समय में। सही कौन सा है? सही आपका सिर्फ B वाला है। इसमें ध्यान से देखिए, B वाला का मतलब नीचे आप देखें, ये तीसरा वाला। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के सौजन्य से की जाती है। बाकी मिंटो द्वितीय के समय में क्या होता है? ये जो मिंटो द्वितीय है इसके समय में आप देखते हैं कि आगा खां इनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है पूर्वी बंगाल में, और ये 1906 का समय था। और कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आता है 1904 में। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखें। शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन की नियुक्ति की जाती है, और ये उस वर्ष की गई थी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी, मतलब एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। तो बताएं कि ये साल कौन सा है। घुमा फिराकर 2 प्रश्नों को एक में मिक्स कर दिया गया है, और आपसे ये मिक्सचर देकर पूछा जा रहा है कि वर्ष कौन सा है बताइए। तो ये समय था 1917 का। शैक्षिक नीति में सुधार के लिए ये काम किया गया था, और सैंडलर कमीशन को आप डेट के हिसाब से जाने। और बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट पहली बनती हैं महिला अध्यक्ष। और अगर कहेगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष तो आप सरोजनी नायडू को चुनेंगे, फिलहाल 1917। इसके बाद 39वें प्रश्न को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। तो केरल में मोपला विद्रोह होता है, काकोरी ट्रेन डकैती होती है और अंग्रेज हिल जाते हैं, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है। अब बताइए कि इसकी जो क्रमावली है वो कौन सी होगी, क्रोनोलॉजी आपको अरेंज करनी है। 39 और 39 का करेक्ट आंसर इसमें ए ही होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से व्यवस्थित है। मोपला विद्रोह जो केरल में होता है, ए को चुन लीजिए। मोपला विद्रोह जो केरल में होता है वो 1921 का है। उसके बाद काकोरी में डकैती होती है, ट्रेन डकैती, वो 1925 की है। और श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है ठीक अगले साल यानी 1926 में। 40वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए थे। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो जो विकल्प हैं वो कुछ मैच नहीं कर रहे।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को कैसे मिला था? इलाहाबाद की संधि से मिलता है। जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, तीनों सेनाएं अपनी मनमानी करके हार जाती हैं, क्लाइव जीत जाता है, तो उसके बाद शाह आलम द्वितीय को मजबूरन इलाहाबाद में संधि करनी पड़ती है क्लाइव के साथ, और इसमें अपना पूरा जो हिस्सा है वो गंवाना पड़ता है। अंग्रेज इसके बाद एकदम से निर्द्वंद हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ये इलाहाबाद की संधि थी 1765 की, और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 को देखें। संगोली की संधि जो है इस पे कब दस्तखत किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे, और ये कौन से युद्ध का परिणाम थी, ये भी आपको बताना है। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध का परिणाम थी। नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन अंग्रेजों के नहीं थे, कब्जे करने की नीति इनकी थी, तो वहाँ लोग समर्थन नहीं दे रहे थे। तो युद्ध होते हैं, आपस में संघर्ष होता है, गोरखों के साथ होता है, इधर बर्मा से संघर्ष चलता है, बाद में एक एक करके विलय भी किया जाता है। तो इसमें आप बताएं कि कौन सा होगा। 41 क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो इसमें 1816 वाला होगा। ए वाले ऑप्शन को आप चुन लीजिए। देखिए 1816 और आंग्ल नेपाल। इसके बाद 42 में चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसे कि सेरिंगपट्टनम की संधि भी कहा जाता है, नाम अलग अलग, मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग, नाम एक ही है। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे कौन से युद्ध के परिणाम स्वरूप? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे वाले में तो मैसूर साम्राज्य वैसे ही तबाह हो जाता है और इसकी वास्तविक शक्ति टीपू सुल्तान के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने जमकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। अब बताइए कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये 1790 से लेकर 92 तक चलता है और इसी का परिणाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। जो सी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद 43 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ट्रीटी ऑफ लासा है, यानी लासा की संधि है, गंडमक की ट्रीटी है और इलाहाबाद की ट्रीटी है, बेसीन की ट्रीटी है। इसमें आपको अरेंज करके बताना है पहले कौन सी संधि होती है और बाद में कौन सी होती है। और 43 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी होना चाहिए। क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो डी वाला ज़्यादा सही दिखाई देता है। इसमें पहले से व्यवस्थित नहीं था, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लासा की संधि जो है वो करजन के ज़माने में होती है और 1904 का ये समय था। बाकी गंडमक वाली जो है वो और पीछे की है, 1879 की है। इलाहाबाद की और पीछे की है, 1765 की है। और बेसीन की जो संधि है वो 1802 की है। तो सबसे पुरानी वाली इसमें कौन है? इलाहाबाद की संधि। इसके बाद 44 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड नॉट बीन एनेक्स्ड इन द ईयर 1818 अंडर द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। बताइए कि 1818 में सब्सिडरी अलायंस का शिकार कौन सी स्टेट नहीं बनी थी? सिंधिया नहीं बने थे, जोधपुर नहीं बना था, मतलब जोधपुर स्टेट नहीं बनी थी, जयपुर या फिर मछेरी। और 44 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए होगा। सिंधिया जो है वो इस समय यानी 1818 में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। सिंधिया का जो समय है वो 1804 का है। ठीक, तो 1804 यानी पहले ही ये बन जाते हैं, सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद 45वें नंबर के प्रश्न को देखें। ये विदेशी गुलामी थी एक तरह से, मतलब आपकी सीमाएं जो हैं वो विदेशियों के, अंग्रेज़ों के हस्तगत हो जाती। जो फॉरेन अफेयर आपके हैं उनको अंग्रेज़ हैंडल करते, अंदर आप पड़े रहिए। तो अब आप देखें कि लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत से संबंधित यहाँ पर दिया है। सतारा का विलय होता है 1850 में। डलहौजी भी जो है वो वेलेजली वाली पॉलिसी पर काम करता है और इसका तरीका और ज़्यादा आक्रामक रहता है, ये तेज़ी से हड़पना शुरू करता है। तो सतारा को ये मिला लेता है अंग्रेजी राज्य में 1850 में, संभलपुर को मिलाता है 1850 में और बघाट को भी ये मिलाता है। यहाँ भगत दिया है उसको सुधार लीजिए, बघाट है, ठीक है। तो बघाट का विलय 1850, नागपुर, यानी सबको 1850 में मिलाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए पूछा है कि सही कौन सा है, बताइए। देखिए 1848 में सतारा को मिलाता है, संभलपुर का 1849 का है, बघाट का है 1850 का और नागपुर का है 1854 का। तो इसमें सही कौन सा हुआ? बघाट वाला सही। बघाट वाला जो है वही एकमात्र ठीक दिया है। इसके बाद 46वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि नैकदा आंदोलन जो है वो अंग्रेज़ों और कौन से चीज़ों के खिलाफ था, मतलब कौन सी जातियों के खिलाफ था। अब इसमें आपको 46 में करेक्ट आंसर चुनना है। तो ई वाला हमने इसलिए चुना है क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिए हैं वो परफेक्ट नहीं थे, मतलब हमारे काम के नहीं थे। असल बात यह है कि 1860 के दशक में मध्य प्रदेश और गुजरात में चला आंदोलन था नैकदा, और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ जो निम्न जातियां थी उनके द्वारा किया हुआ विद्रोह था। तो खिलाफ किसके था वो सही नहीं दिया है, सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ था, वो ठीक है, अंग्रेज और जो उच्च जाति के हिंदू थे। तो इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। खोंडा डोरा कैंपेन जो है ये अभियान कौन से शहर से शुरू किया गया था, जरा बताइए। विशाखापत्तनम है, मद्रास है, पुलिकट है और असम है। तो खोंडा डोरा ये 1900 का है, समय भी आपको पता होना चाहिए। और ये विशाखापत्तनम का डाबूर क्षेत्र था, वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो विशाखापत्तनम यहाँ दिया हुआ है, नज़दीकी विकल्प, उसको हम चुन लेते हैं। इसके बाद 48 को देखिए। कौन सा राज्य झारखंड विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो झारखंड उस समय जब ये बगावतें हो रही थी तो बिहार का हिस्सा था। अब बताइए कि कौन सा प्रभावित नहीं रहा है। तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखें तो ये तीनों प्रभावित होंगे क्योंकि ये एक साथ जब भी
मतलब कि इन तीनों में से आप देखें किसी एक पर प्रभाव पड़ता है तो तीनों पर पड़ता है पुराने समय में। इसमें से यूपी बाहर था, झारखंड विद्रोह से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो इसीलिए हम किसको चुनेंगे, बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ये बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। छोटा नागपुर के आदिवासियों का विद्रोह समय था 1920 के आसपास का, तो इसमें से हम उत्तर प्रदेश को बाहर कर लेते हैं। 49वें नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये लॉर्ड रिपन का समय था, कर्जन का था, लिटन का था कि डलहौजी का था। 49 करेक्ट आंसर इसका ए होगा, लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय था, यहाँ आप देख रहे हैं। और स्थानीय स्वशासन पे सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित किया गया था। ये समय कौन सा है, 1882 का है। इसके बाद 50 नंबर का यानी 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बाहर करना है चुनकर। तो लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लैंसडाउन के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है यानी भारतीय परिषद अधिनियम। और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में आता है बंगाल प्रेसिडेंसी के निर्माण का फैसला, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसको गठित करने की बात आती है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। 50वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे थे, सिर्फ इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसी को चुनिएगा क्योंकि तीनों सही है। सिर्फ इसका सी वाला ऑप्शन चुनने का मतलब क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। इसके बाद 51वें नंबर के प्रश्न में चलें और इसमें कहा जा रहा है कि अरेंज करिए जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो रॉलेट एक्ट है, काकोरी की ट्रेन डकैती है, स्वराज पार्टी की स्थापना है और श्रद्धानंद जी की हत्या है। अब बताएं कि इसमें से कालानुक्रम कौन सा ठीक होगा। तो रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, काकोरी में डकैती डाली जाती है, ट्रेन डकैती 1925 की है, श्रद्धानंद की हत्या 1926 की है और स्वराज पार्टी की स्थापना 1922। तो इसमें से ए वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लीजिए। ये जो क्रम दिया है ना, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, वो परफेक्ट है। इसके बाद 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया गलत कौन सा है बताइए। तो कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस के उस अधिवेशन से संबंधित है जिसमें कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। तब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि राष्ट्रीय योजना समिति जो है यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी, उसका गठन किया जाता है। तो इसमें दिया है कि ये 1938 में आयोजित किया गया था और ये हरिपुरा में आयोजित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष चुना गया था। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो जब सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और ये हरिपुरा अधिवेशन था जिसमें कि वो प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, तो इसमें सीतारमैया कहाँ से आ गए। तो इसीलिए जो डी वाला ऑप्शन है उसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, ये 1938 की बात है। 1938 की बात है, हरिपुरा में इसको आयोजित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता यहाँ पे प्रत्यक्ष होती है। सभी जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी देखकर चौंधिया जाते हैं इनकी लोकप्रियता, मतलब इतना बड़ा जन समर्थन इनको मिलता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व तो इनका था ही। बाद में दिक्कत होती है जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है अगले ही साल यानी 1939 में, और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं जो कि गांधी जी के कैंडिडेट होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये मेरी हार है, यहाँ पर वो निराश हो जाते हैं और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ से अलग हो जाते हैं, अपना अलग रास्ता बना लेते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है ना कि इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद 53वें नंबर के प्रश्न को आप देखें और इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उद्बोधन पत्रिका ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसको संपादित किया गया था, मतलब शुरू किया गया था। और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र ये स्वामी विवेकानंद का है। वंदे मातरम जो है वो अरविंदो घोष का है और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो महात्मा गांधी का है, मतलब MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो बताइए सही कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को हमने चुना। वंदे मातरम न्यूज़पेपर अरविंदो घोष परफेक्ट दिया है। बाकी उद्बोधन पत्रिका जो है वो स्वामी विवेकानंद की थी। इंडियन ओपिनियन जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी का है और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता का है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए नाम। इसके बाद 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। राजद्रोह की रोकथाम के लिए बैठक अधिनियम जो है 1908 का है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है वो भी 1908 का है। समाचार जो अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम था समाचार पत्रों वाला, वो भी 1908 का है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है, मतलब वो 1908 का नहीं है। और 54 को जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए होगा। राजद्रोह की रोकथाम के लिए जो बैठक अधिनियम है वो 1907 का है, न कि 1908 का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, ये 1907 का है, न कि 8 का। इसके बाद 55वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इंडियन आर्म्स एक्ट आता है, शाही उपाधि अधिनियम आता है, मतलब रॉयल टाइटल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है और मध्य प्रदेश टेनेंसी बिल आता है। अब बताइए कि इसमें कौन सा जो क्रम है वो सही है, कोड अरेंज किया हुआ है। और आप जानते हैं कि शस्त्र अधिनियम जो है वो 1878 का है, शाही उपाधि वाला 1876 का है। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन हल किया है। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आता है और काश्तकारी वाला जो है वो 1883 का है।
तो उस आधार पे अगर आप अरेंज करेंगे तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। 56वें को देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सर विलियम वेडरवर्न जो है वो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए थे। अल्बर्ट मायर का संबंध ब्लू वाटर पॉलिसी से था। महात्मा गांधी जो है वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट को चला रहे थे। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो सेवाग्राम में इन्वॉल्व थे। तो अब आप बताएं कि सही कौन सा है, सब तो उल्टा सीधा ही दिया है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 56 का ए वाला सिर्फ सही है। जो विलियम वेडरवर्न का दिया है वो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। और इटावा वाला जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें ए को पहले चुन लेते हैं। इटावा वाला जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अल्बर्ट मायर का है। महात्मा गांधी का संबंध सेवाग्राम से है और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी उसी की है। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 को देखिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ये पुस्तक है जेम्स मिल की। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब रमेश चंद्र दत्त की है। ब्रायन डेवी ने लिखा है सिपाही वॉर इन इंडिया को। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जॉन विलियम कॉय की किताब है। तो अब बताएं कि इसमें पुस्तकों के नाम जो दिए हैं सही कौन सा है, 57। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी होगा। हर बार खुश होकर ई को मत चुन लीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको परेशान कर सकती है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है ये ब्रायन डेवी की किताब है। इसमें आप पहले बी वाले को चुन लीजिए जो कि सही दिया है, रमेश चंद्र दत्त वाला। और बाकी सिपाही वॉर वाला जो है वो विलियम काय की बुक है। और जेम्स मिल ने क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। 58वें में आपको एक तरफ रूलर और दूसरी तरफ स्टेट का नाम दिया हुआ है। सही विकल्प का चयन करके बताना है। तो राणा हमीर जौनपुर के शासक थे। चुंडा जो थे वो मेवाड़ के थे और बाज बहादुर मालवा के थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जो है वो मारवाड़ के शासक थे। तो बताइए सही कौन सा है। एकमात्र जो इसमें बाज बहादुर वाला ऑप्शन है वो ठीक दिया है, मालवा के शासक। बाकी जितने हैं वो सब गलत दे रखे हैं। तो पहले बाज बहादुर को हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। राणा हमीर ये मेवाड़ के राजा थे और राणा चुंडा जो थे ये मारवाड़ के थे। राजस्थान के दोनों प्रतापी राजपूत थे। और बाकी सरवर ख्वाजा जहाँ जो है ये जौनपुर के शासक। इसके बाद 59वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि डेविड सेटॉन जो शिष्टमंडल था यानी डेलीगेशन था, इसका गठन कौन से वर्ष में किया जाता है और कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया जाता है। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो इसमें 1809 होना चाहिए। और ये समय किसका है, लॉर्ड मिंटो प्रथम का समय है। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे जो कि सही है। बी को चुना। और अब 60वें क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जरा बताइए। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है ये 1846 की है। साइंटिफिक सोसाइटी का जो समय है वो 1865 का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1887 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो 1885 का है। तो सही कौन सा है। और ये जो 60वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी होगा। डी वाले को चुन लेते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 दिया है वो ठीक दिया है। बाकी जितने हैं जैसे सार्वजनिक सभा, जो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है वो 1843 की है। साइंटिफिक सोसाइटी का समय है 1864 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर इसे हमने देखा। इसके बाद 61वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है, गलत। तो गलत की तलाश कीजिए। सोशल सर्विस लीग जो है ये नारायण मल्हार जोशी के द्वारा स्थापित की जाती है। विश्व भारती परिषद जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के सौजन्य से। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय और विमेंस इंडियन एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा। गलत कौन सा है इसमें से, तो डी वाला गलत है। ये जो विमेंस इंडियन एसोसिएशन है ये सदाशिव अय्यर, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा स्थापित की जाती है। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। एनी बेसेंट का इससे ताल्लुक नहीं था। 62वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। सूरत की संधि होती है 1778 में। तालेगांव का युद्ध होता है 1776 में। पुरंदर की संधि होती है 1774 में। और सलबाई की होती है 1784 में। यहाँ तारीखें दे रखी हैं। सही कौन सा है आप बताइए। और 62वां जो है इसमें सिर्फ बी वाला सही है, बाकी जितने हैं सब गलत है। बी वाले को चुन लीजिए। बैटल ऑफ तालेगांव सही दिया है। बाकी सूरत की संधि आप जानते हैं 1775 में हुई थी। पुरंदर वाली होती है 1776 में। और सलबाई की होती है 1782 में। प्रश्न संख्या 63 को देखिए। पूछा गया है कि कौन से वायसराय के शासनकाल के दौरान लोक सेवाओं को शाही प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था। ये कौन सा वायसराय था आप बताएं इसमें से। और 63वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर सी होगा। ये लैंसडाउन का समय था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ये काम किया जाता है 1888 से लेकर 1894। प्रश्न संख्या 64। 1938 में कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो ये विकल्प कौन से वायसराय के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। समय तो बता दिया ये 51वें अधिवेशन का। और करेक्ट आंसर ये हरिपुरा अधिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। और ये समय किसका है, 1936 से लेकर 1944 लिनलिथिगो का समय था। तो ये उसी समय की बात है। तो इसमें से आप लॉर्ड लिनलिथिगो को चुनेंगे, यानी जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट।
इसके बाद प्रश्न संख्या 65 को देखें। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। चौरी चौरा की घटना निम्नलिखितों के समय में होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड रीडिंग के समय में होता है, और चेम्सफोर्ड के समय में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव लाया जाता है। राजगोपालाचारी का जो CR फार्मूला है वो बेवेल के समय में आता है। तो आप बताइए कि सही कौन सा है? 65वां। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। केवल जो इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का CR फार्मूला था वही वाला जो विकल्प दिया है वो ठीक है, मतलब डी वाले बेवेल के समय में आता है। चौरी चौरा वाली घटना आप जानते ही ये गोरखपुर में होती है 5 फरवरी 1922। असल में 4 फरवरी की रात में हुई थी, 5 को अखबार में छपी थी, और ये लॉर्ड रीडिंग का समय था। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय है 1921 तक, तो जलियांवाला 1919 में इसी के समय में होता है। निम्नलिखितों वाला आपने देख ही लिया है, 1944 तक यही रहता है। और मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव भी इसी के समय में आता है। ठीक है, लॉर्ड निम्नलिखितों के समय में ही आता है। तो इसमें से डी वाले को चुन लिया। आप 66वें को देखते हैं। 66वें में आपको गलत की तलाश करनी है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता होता है, ये 1916 की बात है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1916 में, और माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा भी 1916 की है, अभी हमने पीछे देखी थी। तो बताइए गलत कौन सा है? प्रश्न संख्या 66 डी वाले को देखें। बाकी जितने हैं सब 1916 के, लेकिन माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा जो है वो 1917 की है। इसके बाद 67वें प्रश्न में कहा गया कि जो घटनाएं हैं उन पर विचार करिए और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो अब अरेंज करके आप देखें, इसमें बसीन की संधि दी हुई है जो कि होती है कब होती है वो डेट आपको पता होनी चाहिए। मंगलोर की संधि है, इलाहाबाद की संधि है, और राजपुर घाट की संधि है। इसमें आपको देख कर बताना है। ये 67वां प्रश्न आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी वाले को पहले ऊपर कर लेते हैं। ये वाला तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, मतलब बेसिन की संधि 1802 में होती है। मंगलोर वाली और पीछे होती है 1784 में। इलाहाबाद की आप भी जानते हैं 1765, और राजपुर घाट की संधि जो है वो 1806 की है। तो डी को चुना। नेक्स्ट 68वें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि किस पुरातत्वविद के हिसाब से सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण हुआ था। विदेशी व्यापार रुक गया और सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो गई। हालांकि ये कयास बहुत सही नहीं है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए, माधव स्वरूप वत्स और ह्यूग ट्रेवलर लैम्ब्रिक का नाम आता है। इसके अलावा फ्रैंकलिन ड्रेल्स का नाम आता है। तो इनका ऐसा मानना था कि भाई नदियां मार्ग बदल ली, बाढ़ आ गई एकाएक अकस्मात, और इससे सभ्यता तबाह हो गई। लेकिन विलियम फॉक्सवेल का ऐसा कहना था कि विदेशी व्यापार रुक गया, इनका दाना पानी रुक गया, इसलिए समाप्त हो गए। और ये कथन बहुत व्यवहारिक नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें से फॉक्सवेल को चुन लीजिए। इनका पूरा नाम है विलियम फॉक्सवेल अल्ब्राइट, और ये बी वाले ऑप्शन को हमने चुना। बाकी जितने 3 आप देख रहे हैं ना, उनका मानना था कि बाढ़ की वजह से तबाह हुई, जो कि जायज कारण भी है। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं था? मतलब यह है कि विदेशी व्यापार अगर रुक जाएगा तो भी इनके पास रहने खाने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। ये उर्वर क्षेत्र में रहा करते थे जहां नदी घाटियां थी, तो खाने के लिए अनाज की कमी नहीं है, तो सभ्यता खत्म कैसे हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल अलीवाल की लड़ाई होती है 1846 में, फिरोजपुर की भी 1846, बुद्देवाल की भी 1846, और सोबराव की लड़ाई जो है वो भी 1846। सब 1846 में ही होती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सही कौन सा है जरा बताइए। देखिए, ये जो 69वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी होगा। केवल जो बी वाला ऑप्शन है वही सही है। फिरोजपुर की लड़ाई 1846, अलीवाल वाली 1846। और इस प्रश्न में थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको तलाशना है, यानी 1846 से मिसमैच कौन सा है। देखिए, अलीवाल की लड़ाई जो है वो 1846 की है, ये ब्रिटिशों और सिखों के बीच में होती है। फिरोजपुर वाली जो है वो 1845 की है, और इसीलिए हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। यहाँ पे 45 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है, तो यही गलत है। बाकी जितने हैं सब सही है। और फिरोजपुर वाली जो है वो तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी हुई थी। बाकी रणजीत सिंह और हैरी स्मिथ के बीच में बुद्देवाल वाली होती है, वो आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 70वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि फिरोजपुर की लड़ाई, अभी पीछे हमने देखा, तो फिरोजपुर की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अब बताइए। अभी अभी आपको बताया है 2 सेकंड पहले, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना थी और उधर अंग्रेज थे, ये हमने देखा। और जीतता कौन है जरा बताइए। तेज सिंह जीतते हैं कि अंग्रेज जीतते हैं? 71वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? ये कौन सी किताब है जरा बताइए। 71वां प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। मतलब इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विनायक दामोदर सावरकर की किताब है, और इसमें कहा गया कि ये एक सुनियोजित लड़ाई थी। इसके बाद 72वें नंबर के प्रश्न को आप देखें। वायसराय लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल के दौरान कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं आप बताएंगे। इसमें से काकोरी ट्रेन डकैती हुई है, मोपला विद्रोह हुआ है, चौरी चौरा कांड हुआ है, श्रद्धानंद का मर्डर हो गया था। इसमें आप देख कर बताइए।
और 72 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी को हम कैसे चुनेंगे, तो इसमें जो क्रम दिया है यहाँ आप देखें, मतलब ऑल 1 2 3 4 जो जितने भी यहाँ पर दिए हैं सभी सही है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का समय है 1921, काकोरी ट्रेन डकैती जो है मतलब 1921 से लेकर 1926 इसका पूरा शासनकाल था, तो 1925 में डकैती होती है, विद्रोह भी इसी के समय में होता है और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो इसी के समय में होती हैं। आगे बढ़ते हैं, डी वाले ऑप्शन को इसमें हमने सेलेक्ट किया था और 73वें में कहा जा रहा है कि 1931 का जो समय था उस समय एक किताब प्रकाशित होती है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सिंधु घाटी सभ्यता पर लिखी गई किताब है, वो तो ठीक है, लेकिन लेखक कौन था। तो प्रश्न संख्या 73 आपसे पूछ रहा था और इसमें आप बताएंगे कि डी वाला ऑप्शन जो है सही है, दयाराम साहनी के द्वारा इसको लिखा गया था, ये 1931 में प्रकाशित होती। और माफ़ कीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ठीक नहीं है, ई वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। ई वाले को इसलिए चुनते हैं क्योंकि देखिए ये 1931 में जो किताब प्रकाशित होती है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये असल में सर जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई थी और जॉन मार्शल का इसमें नाम कहीं पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ई को चुनते हैं। इसके बाद 74वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, किसने महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अर्थव्यवस्था मंत्री के तौर पे काम किया था। अब बताइए, इसमें जो नाम है देखकर आपको चुनना है और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। विदेश मंत्री इनके थे फ़कीर अजीजुद्दीन और भगवान दास जो है वो अर्थव्यवस्था मंत्री का काम देखते थे, तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, भगवान दास। इसके बाद 75वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि रानी जिंदन कौर को जो पेंशन दी जानी थी अंग्रेज़ों ने उसको घटा दिया, घटाकर 48,000 रुपये कर दिया, और पहले भैरववाल की जो संधि होती है उसमें कितनी पेंशन देने का वादा किया गया था वो बताइए। तो ये जो रजवाड़े थे ये ऐशो आराम में रहने के आदती थे, तो इनके लिए इतना पैसा जो है बहुत कम पड़ता था और अंग्रेज उन्हें एक तरह से भीख दिया करते थे, जैसे कि शासन उनका है और ज़मीन उनकी है और ये राजा उनके गुलाम हैं, और ये रजवाड़ों को बर्दाश्त नहीं था क्योंकि शासन उनका था। तो अब इसमें आप बताएं कि कौन सा होगा। 75 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। 1.5 लाख का वादा किया गया था और 48,000 दिया गया, तो बताइए असंतोष नहीं होगा तो क्या होगा। 76वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी शाह सुजा की अनुमति से बनवाई थी, तो अनुमति किसकी थी, शाह सुजा की थी, वो आप देखेंगे, और कौन से वर्ष में बनवाई गई थी ये आपको बताना है। तो बी वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ये 1651 की बात है, असल में 1651 में ये कोठी बनवाने का काम होता है। बाकी जो अजीमुल शान है वो कंपनी को सूतनाती और कालीकाता, जिसे बाद में कोलकाता कहा गया, और गोविंदपुर की जमींदारी दे देते हैं, तो वो सब काम आगे होता है। इसके बाद 77वें प्रश्न में कहा गया कि जो बैटल ऑफ प्लासी था यानी प्लासी का युद्ध कौन सी तारीख में हुआ था। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ये आपको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा क्योंकि इतना तो मालूम होना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। निज़ाम और मराठों के बीच में होती है खुर्दा की लड़ाई, बताइए कि ये कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल की है। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था आप इसमें देखिए और बताइए। जॉन शोर का समय था ये। जॉन शोर का समय क्या है, 1793 से लेकर 1798, और ये जो खुर्दा वाला युद्ध होता है ये 1795 में होता है, तो जॉन शोर के समय में होता है। इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 79 यानी 79 को देखिए। वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के शासनकाल से संबंधित जो भूटान का युद्ध है वो कौन से वर्ष में होता है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ये 1865 में होता है, ठीक है। 1864 से लेकर 1869 ये जॉन लॉरेंस का समय है। भूटान युद्ध इसी समय होता है और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना भी इसी में होती है। इसके बाद 80वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो CR फार्मूला दिया था वो कौन से वायसराय के शासनकाल में आता है, ये बताइए। वेवेल के समय में आता है कि लिलिथगो के समय में आता है, बाकी दोनों बेकार। तो ये जो 80वें नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये वेवेल का समय रहता है 1944 से लेकर 1947। और माउंट बेटन का काम तो सिर्फ एक ही था, भारत को विभाजित करके 2 अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों में तोड़ दीजिए। जो अंग्रेज़ों ने पीछे से अपना काम किया है, मेहनत की है भारत को तोड़ने की, उसको साकार करने के लिए माउंट बेटन को भेजा गया था। तो कुल मिलाकर इसमें से वेवेल को चुन लेते हैं। इसके बाद 81वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति कौन से वर्ष के बीच में अपनाई गई थी, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये 1882 से लेकर 1894 के बीच में अपनाई जाती है, तो बी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया, बी वाला सही। 82वें को देखते हैं। बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित करने के लिए शारदा कानून कौन से वर्ष में आया था, शारदा एक्ट। ये लॉर्ड इरविन के समय में आता है। तो अब देखें इसमें 1930 का समय है। 14 और 18 वर्ष तय किया जाता है न्यूनतम आयु को। हालांकि अभी भी जो विवाह की न्यूनतम आयु है उसको
डिसाइड करने की बात चल रही है कि महिलाओं के लिए भी पुरुषों के समान आयु रहे। इसके बाद 83वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये तो अभी आपको बताया, एनी बेसेंट पहली महिला थी। और अगर कहा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आप नायडू मतलब सरोजिनी नायडू को चुनेंगे। इसके बाद 84वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि हरिपुरा अधिवेशन ये 1938 वाला जो है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा इसमें होती है। कांग्रेस ने 2 राष्ट्र की थ्योरी को स्वीकार कर लिया था और योजना आयोग का विचार सबसे पहली बार सामने आता है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अब इसमें आप देख कर बताएं। 84 राइट आंसर इसका ई होगा, क्योंकि सी और डी दोनों सही है और हमें सही ही चाहिए था। सी और डी दोनों सही है। प्लानिंग कमीशन का विचार आता है और सुभाष चंद्र बोस प्रचंड बहुमत से इसमें जीतते हैं, बाकी दोनों गलत है। इसके बाद 85वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया कि आज़ादी की प्राप्ति के बाद आईएनसी के समापन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के समापन का प्रस्ताव या सुझाव किसने दिया था? तो गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है, उसे समाप्त कर दीजिए। ये गांधी जी का विचार था। ठीक, तो इसमें महात्मा गांधी को चुना। इसके बाद 86 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डॉग के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? स्थापना कोलकाता में होती है और राजा राममोहन राय इसमें भारतीय पक्षधर रहते हैं, बाकी अंग्रेज सुधारक हैं। तो इसमें से हम करेक्ट आंसर किसको चुनेंगे? ऊपर वाले ऑप्शन यानी ए को। इसके बाद 87 में पूछा गया कि लॉर्ड कार्नवालिस का समय है 1786 से लेकर 1793 और इसका संबंध किस कार्य से है? तो चार्ल्स विकिंसन के द्वारा गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट होता है, या फिर सब्सिडरी अलायंस चलती है, या वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है। इसमें से आपको देखकर बताना है कार्नवालिस से जुड़ा हुआ कौन सा है। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त जो है वो कार्नवालिस से जुड़ा है, बाकी जितने हैं वो इससे संबंधित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और 88वें प्रश्न में पूछा गया कि यंग हस्बैंड मिशन जो है वो तिब्बत भेजा जाता है, दलाई लामा फरार हो जाते हैं। तो ये कौन से वायसराय के शासनकाल में होता है? इसमें आप देखकर बताएं। कर्जन का समय रहता है, ल्हासा की संधि वगैरह होती है, तो कर्जन का समय ये आप देख रहे हैं, लॉर्ड कर्जन। इसके बाद 89वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बहुत ज़्यादा सफलता अंग्रेजों को इसमें नहीं मिलती है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 का है, जो गलत है वो आपको खोजना है। 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम आता है। माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा जो है वो 1917 में होती है और दीपावली डिक्लेरेशन जो इरविन का था वो 1929 का है। तो बताएं कि गलत कौन सा है? 89। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। अब ई को क्यों चुन लिया गया वो देखिए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो ठीक दिया है, कलकत्ता का निगम अधिनियम भी ठीक दिया है, माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा जो है वो भी ठीक दी है और इरविन वाला जो दीपावली घोषणा है वो भी ठीक दिया है। तो जब सारे सही हैं तो हम क्या कहेंगे? उपरोक्त में से कोई भी जो है वो सही सुमेलित मतलब उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही सुमेलित ना हो, मतलब सभी सही हैं। तो इसीलिए हम ई को चुनते हैं। इसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत सत्र होता है, बड़ी जूतम पैजार उसमें होती है। कांग्रेस के सदस्य ही आपस में लड़ रहे होते हैं और गरम दल और नरम दल वालों में ठनी रहती है। तो अब बताइए, अध्यक्ष बनाने को लेकर विवाद हो रहा था, तो बताएं इसमें कौन सा होगा? किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था? और कांग्रेस के 2 हिस्से हो जाते हैं, बाद में जुड़ भी जाती है। तो ए वाला ऑप्शन हम चुनते हैं। चरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गई थी और इसमें रास बिहारी घोष जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो रास बिहारी घोष का नाम चुन लीजिए। इसमें कहाँ पर दिया है? ये वाला है। इसके बाद 91वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि चापेकर बंधु जो हैं यानी दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर इनके पिता का नाम था। इन लोगों का नाम है दामोदर और बालकृष्ण। तो 1897 में ये 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार डालते हैं। अभी पीछे हमने देखा रैंड और आयस्टर। बताइए कि ये कहाँ पर करते हैं? तो ये भी हमने देख लिया था, अभी पीछे ही हमने एक प्रश्न का उत्तर दिया है। ये पुणे महाराष्ट्र की घटना थी। और इसके बाद 92 को देखिए। यहाँ पर एक लड़ाई की बात की जा रही है जो कि 1544 में हुई थी और ये शेर शाह सूरी और हिंदू राजपूत राजा मालदेव राठौर के बीच में लड़ी गई थी। मतलब दोनों पक्षों का नाम आपको दे दिया है। तो बताइए कि ये कौन सा युद्ध था? धर्मत का युद्ध था, सेमल का था, तालीकोटी का था, खानवा का था? क्वेश्चन नंबर 92 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा, ध्यान से पहले देख लीजिए, डी वाला होगा। ये सेमल का युद्ध था जो कि 1544 में होता है और इसमें राव मालदेव राठौर जो है ये मारवाड़ के राजा हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेमल हो जाएगा, नीचे वाला डी वाला ऑप्शन। 93 को देखिए। कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था, ये कौन से वायसराय के शासनकाल से जुड़ा हुआ है? तो आप देखें इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय से ये जुड़ा हुआ है। नॉर्थब्रुक का ये समय था 1872 से लेकर 1876।
94 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1885 में कहाँ पे आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र था जिसमें कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो स्थापना के बाद पहला सत्र कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। तो करेक्ट आंसर हम किसको चुनेंगे इसमें से? माफ कीजिए, इसमें से हम बम्बई को चुनेंगे, कलकत्ता वाला नहीं, बम्बई। बम्बई में स्थापना होती है और वहीं पर अधिवेशन होता है। हालांकि इसमें अधिवेशन की तारीखें बार बार बदलती भी हैं, लेकिन वो बाद की चीज़ें हैं, हमें सिर्फ जो फैक्ट है उसे बताना है। 72 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी AO ह्यूम के सौजन्य से स्थापना होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? बॉम्बे हो जाएगा। इसके बाद 95 को देखते हैं। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, और ये सत्र 1925 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो बताइए? लखनऊ में हुआ था कि कानपुर में हुआ था? यही दो ऑप्शन काम के हैं, बाकी बेलगाम और इलाहाबाद जो है वो बेकार है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से बी वाला हो जाएगा। कानपुर में ये अधिवेशन आयोजित होता है, 1925 की तारीख है और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 96 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध को रक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है? ये कौन सा युद्ध था जिसमें कि विजयनगर एम्पायर तबाह हो गया? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये तालीकोटी बन्नीहट्टी रक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। ये 1565 में लड़ा गया था। इसके बाद 97वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल से संबंधित कौन सा नहीं है? तो माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा नहीं है, रॉलेट एक्ट नहीं है, कि चौरी चौरा नहीं है, या फिर जलियांवाला नहीं है। चेम्सफोर्ड का आपको जो टेन्योर है वो पता होना चाहिए। फिलहाल टेन्योर इसका क्या है? ये 1916 से लेकर 1921 तक रहता है। तो इस बीच में अगस्त घोषणा होती है, रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला भी होता है। तो कुल मिलाकर हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। चौरी चौरा इसके समय में नहीं होता है, वो 1922 की बात है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम सी वाले यानी चौरी चौरा को बाहर कर लेते हैं। 98 को देखते हैं। किसके शासनकाल में कलकत्ता में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 98 को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये केशव चंद्र सेन का समय था। कलकत्ता में होती है 1870 में। तो केशव चंद्र सेन को हम चुनेंगे, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही है। 99 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है जिसमें कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है? तो अभी हमने 25 बार इस क्वेश्चन को देखा है अलग अलग रूपों में। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99, ये हरिपुरा अधिवेशन था। इसमें कहीं भी हरिपुरा नहीं दिया, इसीलिए हम ई वाले को चुन रहे हैं। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन था जो कि होता है 1938 में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। कहा जा रहा है कि 1922 में गया में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब आपको स्थान दे दिया है, गया में आयोजित हुआ था, समय दे दिया है कि 1922 में हुआ था, अध्यक्ष का नाम आपसे पूछ रहा है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। देशबंधु चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्राप्त थी, बाकी CR दास इनको कहा जाता था। तो ए वाले ऑप्शन को हमने चुना और यहीं पर इस मॉक को समाप्त करते हैं। और ऐसे कई सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस जो है उन्हें लाइक और शेयर कर दिया करिए, उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। और तब तक के लिए नमस्कार।